दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में 12th क्लास केमिस्ट्री का दोस्तों हम काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। दोस्तों जिस तरह से आपके बोर्ड परीक्षा में जिस पैटर्न पर प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों उसी पैटर्न पर आधारित आज हम आपको 35 महत्वपूर्ण प्रश्न करा रहे हैं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से। और यह सभी 35 प्रश्न दोस्तों काफ़ी सिलेक्टेड प्रश्न है, काफ़ी मेहनत से दोस्तों सभी प्रश्न को हम सिलेक्ट करके लाए हैं। यह 35 प्रश्न में से दोस्तों आपके बोर्ड परीक्षा में 15 से ज़्यादा प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में हूबहू लड़ेगा दोस्तों, ठीक है। इसलिए दोस्तों आप एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करिएगा, वीडियो के लास्ट तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्न को दोस्तों काफ़ी अच्छा तरह से याद कर लीजिएगा ताकि आपके बोर्ड परीक्षा में यही सब प्रश्न एकदम पूछे जाएगा दोस्तों, ठीक है। आप याद जरूर कर लीजिएगा क्योंकि दोस्तों अगर आप याद नहीं करते हैं अभी और बोर्ड परीक्षा में यही सब प्रश्न आएगा दोस्तों तो काफ़ी पछतावा होगा, ठीक है। इसलिए आप अभी के अभी सभी प्रश्नों को याद कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के यह शानदार वीडियो शुरू करते हैं पहला प्रश्न से। तो दोस्तों प्रस्तुत है आपके सामने पहला प्रश्न। पहला प्रश्न में पूछा जा रहा है कि नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। नाइट्रिक अम्ल जो तैयार किया जाता है दोस्तों वह किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है। ए ऑप्शन है संपर्क विधि, बी में ओस्टवाल्ड विधि, सी में हेबर विधि और डी में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों नाइट्रिक अम्ल जो तैयार किया जाता है दोस्तों वह ओस्टवाल्ड विधि द्वारा तैयार किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ओस्टवाल्ड विधि, ठीक है। यानी ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल को तैयार किया जाता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर है। और दोस्तों संपर्क विधि द्वारा जो होता है दोस्तों किस किस अम्ल को तैयार किया जाता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 को दोस्तों H2SO4 को दोस्तों संपर्क विधि द्वारा यानी कॉन्टेक्ट प्रोसेस द्वारा तैयार किया जाता है, ठीक है। H2SO4 को, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल को। और हेबर विधि द्वारा दोस्तों अमोनिया को बनाया जाता है, ठीक है, हेबर विधि द्वारा, ठीक है। तो आप इसे भी याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे आपको H2SO4 का जो तैयार करने का विधि है वह संपर्क विधि और नाइट्रिक अम्ल जो तैयार किया जाता है दोस्तों ओस्टवाल्ड विधि और अमोनिया जो है हेबर विधि द्वारा तैयार किया जाता है, ठीक है। तो आप सभी को याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों दूसरा नंबर। कहा जा रहा है दोस्तों पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि दोस्तों पहाड़ों पर जो है जल का क्वथनांक दोस्तों कम हो जाता है। इसका कारण क्या है। वहाँ ताप कम है, वहाँ हवा ज़्यादा है, वहाँ वायुमंडलीय दाब कम है और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पहाड़ों पर जो जल का क्वथनांक है दोस्तों कम जाता है। इसका रीजन दोस्तों क्या है। तो वहाँ जो वायुमंडलीय दाब होता है दोस्तों वह कम जाता है, यानी प्रेशर जो होता है दोस्तों वह एटॉमिक प्रेशर जो होता है दोस्तों वह कम जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे जो उसका जो क्वथनांक है दोस्तों वह कम जाता है, ठीक है। जल का जो क्वथनांक है दोस्तों वहाँ पे कम जाता है, इसीलिए इसका रीजन क्या है। तो वहाँ पे जो प्रेशर होता है दोस्तों, ठीक है, एटॉमिक प्रेशर जो होता है कम जाता है जिससे कारण क्वथनांक कम जाता है, ठीक है। तो मेरा सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों पहाड़ों पर जो खाना वगैरह अगर पिकनिक मनाने जाते हैं तो पहाड़ों पर जो होता है खाना जो है थोड़ा देरी से पकता है, ठीक है। तो इसलिए मेरा सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो गया। अगला प्रश्न मेरा तीसरा नंबर पूछा जा रहा है कि फैराडे का वैद्युत अपघटन का द्वितीय नियम संबंधित है। दोस्तों फैराडे का जो वैद्युत अपघटन का दूसरा नियम है दोस्तों संबंधित है। तो दोस्तों ए ऑप्शन धनायन के परमाणु संख्या में और बी ऋणात्मक की परमाणु संख्या में और डी वैद्युत अपघटन के समतुल्य भार से और सी वैद्युत अपघटन के समतुल्य भार से और डी धनायन के वेग से। तो दोस्तों फैराडे का जो वैद्युत अपघटन का जो दूसरा नियम है दोस्तों द्वितीय नियम है वह वैद्युत अपघटन के समतुल्य भार से संबंधित है, ठीक है। तो सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा वैद्युत अपघटन के समतुल्य भार से। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए दोस्तों तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए क्योंकि दोस्तों आपको इस चैनल पर आपके बोर्ड परीक्षा तैयारी के लिए काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियो लाने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स दिलाएगा, ठीक है दोस्तों। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों अगर आपको PDF वगैरह चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आप टेलीग्राम में दोस्तों GTM स्टडी सर्च करिएगा, वहाँ पे मेरा चैनल आ जाएगा। वहाँ पे दोस्तों आपको क्यूज PDF वगैरह प्रोवाइड कराते रहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़िएगा, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ भी, ठीक है, वहाँ पर जाकर जरूर जुड़िएगा। और आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहेगा दोस्तों क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको 35 महत्वपूर्ण प्रश्न करवाने वाले हैं और सभी 35 प्रश्न दोस्तों काफ़ी चुनिंदा प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। इसलिए आप एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करिएगा, वीडियो के लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है।
मेरा अगला प्रश्न है चौथा नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है दोस्तों कि परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है। ए ऑप्शन दे रहा है परमाणु के इलेक्ट्रॉन की संख्या के, बी में दे रहा है परमाणु के इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों के संख्या की योगफल के, और सी में दे रहा है न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों के संख्या के योगफल के, और डी में दे रहा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों परमाणु द्रव्यमान जो होता है दोस्तों उसे ए से डिनोट करते हैं, और यह जो बराबर होता है दोस्तों वह न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों के संख्या के योगफल के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, आप अच्छी तरह से याद रखिएगा। तो कौन सा ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और दोस्तों परमाणु द्रव्यमान मेरा हो गया न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के बराबर, और परमाणु संख्या जो होता है दोस्तों वह प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। ठीक है, आप इसे भी याद रखिएगा, आपके परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। पाँचवा नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि वात्या भट्टी में निम्नलिखित में किस ऑक्साइड का अपचयन होता है? दोस्तों वात्या भट्टी में जो होता है निम्नलिखित में किस ऑक्साइड का अपचयन होता है? आयरन का ऑक्साइड, कॉपर का ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड या जिंक ऑक्साइड? तो दोस्तों वात्या भट्टी में जो होता है वह आयरन का ऑक्साइड का अपचयन होता है। ठीक है, ए ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आयरन का ऑक्साइड। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न मेरा छठा नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि एल्कोहल में सक्रिय क्रियाशील मूलक है। दोस्तों एल्कोहल में जो सक्रिय यानी कि जो फंक्शनल ग्रुप होता है दोस्तों एल्कोहल का वह क्या है? ठीक है, देखिए ए ऑप्शन रहा है डैश COOH, OH, CHO, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों एल्कोहल का जो होता है फंक्शनल ग्रुप वह OH होता है। ठीक है, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा OH। और पहला जो है दोस्तों COOH यह किसका होता है? तो यह दोस्तों कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है। ठीक है, आप याद रखिएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता है डैश COOH। और CHO जो होता है दोस्तों यह एल्डिहाइड का होता है। किसका होता है? एल्डिहाइड का। इसे भी आप याद रखिएगा, आपके परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कास्ट स्प्रेट कहलाता है। दोस्तों कास्ट स्प्रेट जो है दोस्तों कहलाता है, तो दोस्तों कास्ट स्प्रेट किसे कहते हैं? तो मेथेनॉल को कहते हैं दोस्तों। ठीक है, किसको कहते हैं? मेथेनॉल को। इसका सूत्र जो होता है दोस्तों CH3OH होता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? मेरा बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेथेनॉल। ठीक है, CH3OH बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न मेरा आठवां नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है। दोस्तों गैल्वेनिक सेल जिस होता है दोस्तों उसमें एनोड होता है ऋणात्मक इलेक्ट्रोड, धनात्मक इलेक्ट्रोड, उदासीन इलेक्ट्रोड, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे गैल्वेनिक सेल जो होता है उसमें एनोड जो होता है दोस्तों वह ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, क्या होता है? ऋणात्मक इलेक्ट्रोड। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋणात्मक इलेक्ट्रोड। अगला प्रश्न मेरा 9 नंबर पूछा जा रहा है दोस्तों कि एमिनो एसिड में COOH ग्रुप के अतिरिक्त होता है। दोस्तों एमिनो एसिड होता है उसमें कार्बोक्सिल ग्रुप के अतिरिक्त और क्या होता है दोस्तों? ठीक है, तो दोस्तों एमीन ग्रुप होता है यानी डैश NH2 रहता है दोस्तों। ठीक है, डैश NH2 ग्रुप रहता है। ठीक है, तो मेरा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा एमीन ग्रुप। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न मेरा 10वां नंबर पूछा जा रहा है कि कौन सा विटामिन की कमी से रतौंधी होती है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा विटामिन की कमी से रतौंधी नामक बीमारी होती है। ठीक है, ए ऑप्शन दे रहा है विटामिन बी, बी में दे रहा है विटामिन सी, और सी में दे रहा है विटामिन ए, और डी में दे रहा है विटामिन डी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से जो होता है दोस्तों रतौंधी होता है। ठीक है, यानी सी ऑप्शन इसका मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन ए। ठीक है दोस्तों, आप याद रखिएगा कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। और विटामिन बी की कमी से दोस्तों कौन सा बीमारी होता है? तो दोस्तों आप याद रखिएगा बेरी। और विटामिन सी की कमी से दोस्तों क्या होता है? तो स्कर्वी होता है। ठीक है, आप इसे भी याद रखिएगा। और विटामिन डी की कमी से दोस्तों रिकेट्स नामक बीमारी होता है। ठीक है, आप इसे भी याद रखिएगा। सभी को बताएं दोस्तों, काफ़ी अच्छा तरह से सभी को याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछ सकता है। चलिए अगला प्रश्न मेरा 11 नंबर पूछा जा रहा है कि कौन सा क्षार RNA में होता है DNA में नहीं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। कहा जा रहा है कि कौन सा जो क्षार है दोस्तों वह RNA में तो रहता है लेकिन DNA में नहीं रहता है। तो दोस्तों ए ऑप्शन रहा है साइटोसिन, बी में रहा है
गुआनिन, और सी में दे रहा है यूरेसिल, और डी में दे रहा है थाइमिन। तो दोस्तों यहाँ पे जो सी ऑप्शन दे रहा है यूरेसिल, जो दोस्तों यह सिर्फ आरएनए में ही रहता है, ठीक है। आपको याद रखना है जो सिर्फ यूरेसिल दिया हुआ है वह सिर्फ आरएनए में रहता है, डीएनए में नहीं रहता है। डीएनए में साइटोसिन, गुआनिन और थाइमिन ही रहता है, ठीक है। इसलिए मेरा सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरा अगला प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि विद्युत धारा जब किसी चालक से इलेक्ट्रॉनों के द्वारा प्रवाहित होती है तो चालक को कहते हैं। ए ऑप्शन द्वारा कुचालक, बी में धात्विक चालक, और सी में विद्युत अपघटन चालक, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों उसे धात्विक चालक कहते हैं, यानी बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी विद्युत धारा जब किसी चालक से इलेक्ट्रॉनों के द्वारा अगर प्रवाहित होती है दोस्तों तो उस चालक को धात्विक चालक कहते हैं। तो बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न मेरा 13 नंबर दोस्तों पूछा जा रहा है कि तेल और पानी के संयोग से बना कोलाइडी विलयन कहलाता है। दोस्तों तेल और पानी के संयोग से जो बना कोलाइडी विलयन है दोस्तों उसको क्या कहते हैं? पायस कहते हैं, इमल्सन कहते हैं, मिसेल कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों उसे इमल्सन कहते हैं, ठीक है, इमल्सन। यानी मेरा बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा इमल्सन। तेल और पानी के संयोग से जो बना कोलाइडी विलयन होता है दोस्तों सोल्यूशन, उसे इमल्सन कहते हैं, ठीक है। तो बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो गया। अगला प्रश्न मेरा 14 नंबर पूछा जा रहा है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु का मान होता है। दोस्तों प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए जो होता है अर्ध आयु का जो मान होता है दोस्तों वह क्या होता है? तो दोस्तों वह जो होता है T1/2 जो होता है दोस्तों 0.693 बटा के के होता है दोस्तों, ठीक है। आप इस रिलेशन को याद रखिएगा। तो अर्ध आयु बराबर कितना हो जाएगा? मेरा बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.693 बटा के, ठीक है। तो बी ऑप्शन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब अगला प्रश्न मेरा 15 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि एस्प्रिन का दूसरा नाम है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, पूछा जा रहा है कि एस्प्रिन का दूसरा नाम है। तो दोस्तों एस्प्रिन का जो दूसरा नाम है दोस्तों वह 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड है, ठीक है। क्या है? 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। तो बी ऑप्शन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 2-एसिटॉक्सिक बेंजोइक एसिड। अगला प्रश्न मेरा 16 नंबर पूछा जाए कि आदर्श विलयन का निम्न में से कौन सा गुण है। दोस्तों आदर्श विलयन का जो गुण है दोस्तों निम्न में से कौन है? रॉयल्ट नियम को पालन नहीं करता है, रॉयल्ट नियम को पालन करता है, ए और बी दोनों, और डी में इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आदर्श विलयन जो होता है दोस्तों वह रॉयल्ट के नियम को पालन करता है, ठीक है। यानी बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा रॉयल्ट के नियम को पालन करता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छी तरह से इसे याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न मेरा 17 नंबर प्रश्न पूछे जाए कि गैलेना किसका अयस्क है। दोस्तों गैलेना जो अयस्क है दोस्तों किसका अयस्क है? तो दोस्तों ए ऑप्शन रहा है टिन का, बी में रहा है लेड का, जिंक का, या आयरन का। तो दोस्तों गैलेना जो अयस्क है दोस्तों वह लेड का है, ठीक है, लेड का। यानी बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा लेड का। मेरा अगला प्रश्न है दोस्तों 18 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक का इकाई समान होती है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आपके बोर्ड परीक्षा के लिए पूछा जा रहा है कि किस ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो है वेग और वेग स्थिरांक का जो इकाई यूनिट होता है दोस्तों समान होता है। ए ऑप्शन रहा प्रथम, बी में रहा शून्य, और सी में रहा द्वितीय, और डी में रहा तृतीय। तो दोस्तों जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो होता है दोस्तों वेग और वेग स्थिरांक का इकाई जो होता है समान होता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो गया। अगला प्रश्न मेरा 19 नंबर पूछा जा रहा है कि अर्ध परागम्य झिल्ली से प्रसरण क्रिया में निकल पाते हैं। दोस्तों अर्ध परागम्य झिल्ली होता है उसमें प्रसरण क्रिया से कौन निकल पाता है? विलेय की अणु, विलायक के अणु, जटिल आयन, सरल आयन। तो दोस्तों प्रसरण क्रिया में जो है दोस्तों अर्ध परागम्य झिल्ली से विलायक के अणु निकल जाता है, ठीक है। यानी बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा विलायक के अणु, ठीक है दोस्तों। आप याद रखिएगा दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है कि विलायक के जो अणु होता है वह अर्ध परागम्य झिल्ली से प्रसरण क्रिया द्वारा बाहर निकल जाता है। तो बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो गया। दोस्तों अगर मेरा और भी दूसरे सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हो दोस्तों, पूरा सब्जेक्ट का दोस्तों आपको लिंक दिया हुआ है। जिस भी सब्जेक्ट की आप तैयारी करना चाहते हैं वहाँ से देख सकते हैं, नहीं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जिस भी सब्जेक्ट का तैयारी करना चाहते हैं वहाँ से भी वीडियो मेरा देख सकते हैं, ठीक है। आप जाकर इस वीडियो को बाद देखिएगा ज़रूर दोस्तों, क्योंकि उस पर काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न करवा गया आपके बोर्ड परीक्षा के लिए, ठीक है। तो जाकर जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न मेरा 20 नंबर पूछा जा रहा है कि ग्लिसरॉल है एक। दोस्तों ग्लिसरॉल जो है दोस्तों यह एक क्या है, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल, या
ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। तो दोस्तों ग्लिसरॉल जो है दोस्तों यह ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है, ठीक है, यानी डी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है, डी ऑप्शन का करेक्ट है। दोस्तों आपको यही सब प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा दोस्तों, इसलिए दोस्तों जो भी प्रश्न आपको याद नहीं दोस्तों आप अभी के अभी याद कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि अब आपके पास समय बहुत ही कम बचा है, ठीक है। तो नहीं याद है तो उसे कॉपी में नोट करके ज़रूर याद कर लीजिएगा। चलिए आगे की ओर दोस्तों, और दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए दोस्तों तो लाइक ज़रूर करिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा दोस्तों। और आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ हमारे चैनल जीटीएम स्टडी को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 21 नंबर प्रश्न, 21 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में किसका आवश्यक घटक होता है। दोस्तों फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट होता है उसमें किसका आवश्यक घटक होता है, तो दोस्तों सिल्वर ब्रोमाइड का, सिल्वर ब्रोमाइड का जो होता है आवश्यक घटक होता है, तो बी ऑप्शन का करेक्ट है। अगला प्रश्न मेरा 22 नंबर पूछा जा रहा है दोस्तों कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। दोस्तों कौन जो है टेम्परेचर के द्वारा इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे नॉर्मलता दे रहा है, ए ऑप्शन में बी रहे मोलरता और सिम रहे मोलरता और डी रहे इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मोलरता जो होता है वह टेम्परेचर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है टेम्परेचर पर, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी मोलरता पर जो है टेम्परेचर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इसलिए बी मेरा करेक्ट आंसर हो गया। बाकी जो नॉर्मलता हो गया दोस्तों और मोलरता हो गया इस सभी पर जो है टेम्परेचर का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न मेरा 23 नंबर पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक बहुलक है। दोस्तों निम्न में से कौन जो है प्राकृतिक बहुलक है, ए ऑप्शन है सेल्यूलोज, नायलॉन, बुना एस और टेरेलिन। दोस्तों प्राकृतिक बहुलक जो है दोस्तों सेल्यूलोज है, ठीक है, कौन है सेल्यूलोज, तो ए ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सेल्यूलोज। और क्या क्या दोस्तों प्राकृतिक बहुलक होता है, प्रोटीन हो गया, सेल्यूलोज हो गया, स्टार्च हो गया दोस्तों, प्राकृतिक रबर हो गया दोस्तों, यह सभी जो है प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है, ठीक है। तो आप इसे याद रखिएगा अच्छी तरह से। अगला प्रश्न मेरा 24 नंबर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है। दोस्तों कौन जो है कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है, तो दोस्तों ए ऑप्शन रहा सैकरीन, बी रहा एस्पार्टेम और सिम रहा सोडियम साइक्लोमेट और डिम रहा इनमें से सभी। तो दोस्तों कृत्रिम मीठा अभिकर्ता जो है दोस्तों यह इनमें से सभी है, यानी डी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। सैकरीन हो गया, एस्पार्टेम हो गया, सोडियम साइक्लोमेट, ये सभी जो है दोस्तों यह मीठा यानी कि मेरा जो है कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा डी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो गया। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी प्रश्न बार बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। अगला प्रश्न मेरा 25 नंबर पूछा जा रहा है कि फिनॉल को सैलिसाइल एल्डिहाइड में निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया द्वारा परिवर्तित किया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। कहा जा रहा है कि फिनॉल को, ठीक है, फिनॉल को सैलिसाइल्डिहाइड एल्डिहाइड में निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया द्वारा परिवर्तित किया जाता है। तो दोस्तों रिमर टेमर जो अभिक्रिया होता है दोस्तों, रिमर टेमर रिएक्शन के द्वारा जो है फिनॉल को सैलिसाइल्डिहाइड एल्डिहाइड में मैंने परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा डी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा रिमर टेमन अभिक्रिया। अगला प्रश्न मेरा 26 नंबर पूछा जा रहा है कि प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व है, यानी जो ट्रांजिशन एलिमेंट है दोस्तों प्रथम पंक्ति का, उसमें जो है उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था कौन प्रदर्शित करता है, निकेल, क्रोमियम, आयरन, मैग्नीज। तो दोस्तों मैग्नीज जो है दोस्तों वह उच्चतम यानी कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन अवस्था प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो मेरा डी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा मैग्नीज। अगला प्रश्न मेरा 27 नंबर कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस तत्व में 4F ऊर्जा स्तर क्रमिक रूप से भरता है, यानी किस तत्व में जो दोस्तों 4F एनर्जी लेवल जो होता है क्रमिक रूप से भरता है, लैंथेनाइट में, एक्टिनाइट में, संक्रमण धातु में या मुद्रा धातु में। तो दोस्तों लैंथेनाइट में जो होता है 4F एनर्जी लेवल क्रमिक रूप से भरता है, ठीक है। तो ए ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा, ठीक है। यानी 4F एनर्जी लेवल जो होता है दोस्तों क्रमिक रूप से किस में भरता है, तो लैंथेनाइट एलिमेंट में, ठीक है। और दोस्तों एक्टिनाइट में जो होता है दोस्तों 5F एनर्जी लेवल भरता है। क्या भरता है दोस्तों 5F एनर्जी लेवल, ठीक है। आप इसे भी याद रखिएगा एक्टिनाइट में, ठीक है, एक्टिनाइट में, ठीक है। और दोस्तों लैंथेनाइट जो है दोस्तों यह छठा आवर्त का तत्व है दोस्तों, और मेरा एक्टिनाइट जो है दोस्तों यह 7वां आवर्त का तत्व है, ठीक है। आप इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न मेरा 28 नंबर कहा जा रहा है कि किसी सेल अभिक्रिया की समवस्था पर
सेल का विद्युत वाहक बल होता है। दोस्तों किसी सेल की अभिक्रिया की साम्य अवस्था पर जो सेल का विद्युत वाहक बल होता है यानी इक्विलिब्रियम स्टेट पर जो सेल का विद्युत वाहक बल होता है वह कितना होता है? शून्य होता है, धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टेट पर जो होता है दोस्तों विद्युत वाहक बल सेल का वह शून्य होता है। ठीक है, क्या होता है? शून्य। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छी तरह से याद रखिएगा। यानी किसी सेल अभिक्रिया की इक्विलिब्रियम स्टेट पर जो सेल का विद्युत वाहक बल होता है दोस्तों वह शून्य होता है। तो ये ऑप्शन का करेक्ट है। अगला प्रश्न मेरा दोस्तों 29 नंबर, कहा जा रहा है कि वर्ग 16 के तत्व कहलाते हैं। दोस्तों वर्ग 16 जो है दोस्तों उसे कौन सा माने क्या कहा जाता है? हैलोजन कहा जाता है, संक्रमण तत्व कहते हैं, या कैल्कोजन कहते हैं, या उत्कृष्ट गैस कहते हैं? तो दोस्तों वर्ग 16 के तत्वों को जो है दोस्तों कैल्कोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? कैल्कोजन। तो सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छी तरह से याद रखिएगा। दोस्तों वर्ग 16 में कौन कौन सा एलिमेंट आता है दोस्तों? तो ऑक्सीजन आता है दोस्तों, सल्फर आता है दोस्तों, यह सभी जो है दोस्तों यह कैल्कोजन का उदाहरण है। ठीक है, और दोस्तों हैलोजन जो है दोस्तों 17 ग्रुप को कहते हैं। ठीक है, यानी ग्रुप नंबर 17 का जो भी एलिमेंट है दोस्तों उसे हैलोजन कहते हैं, और ग्रुप नंबर 18 का जो दोस्तों उत्कृष्ट गैस यानी नोबेल गैस को कहते हैं। ठीक है, आप इसे भी याद रखिएगा। मेरा अगला प्रश्न है 30वां नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि कार्बोनाइल समूह के कार्बन पर कौन सा प्रसंस्करण होता है? तो दोस्तों ए ऑप्शन रहा sp, बी में रहा sp2 और सी में रहा sp3 और डी में रहा sp3d। तो दोस्तों कार्बोनाइल ग्रुप में कार्बन पर जो हाइब्रिडाइजेशन होता है दोस्तों वह कितना होता है? ठीक है, तो यह दोस्तों sp2 होता है। क्या होता है? sp2, यानी बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा sp2। ठीक है दोस्तों, आप अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा, यानी बी ऑप्शन का करेक्ट है। यह प्रश्न बार बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है दोस्तों, इसलिए आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। और दोस्तों अब आपके बोर्ड परीक्षा में बहुत ही कम समय बचा हुआ है दोस्तों, इसलिए आप जितना हो सके दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप स्टडी पर आप लगाइए दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाइए अपने बोर्ड परीक्षा में। ठीक है दोस्तों, इसलिए दोस्तों आप एक भी टाइम को इधर उधर मत गवाइए दोस्तों, और पूरा टाइम जो है आप फोकस कर दीजिए स्टडी पे। ठीक है, और दोस्तों अभी से ही आपको लग जाना है दोस्तों, ताकि आप एग्ज़ाम में मैक्सिमम मार्क्स ला सके। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 31 नंबर, आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहेगा दोस्तों, इसमें आपको वही सब प्रश्न हम करवा रहे हैं दोस्तों जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में 100% लड़ेगा। ठीक है दोस्तों, और सभी प्रश्नों को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यही सब प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में ज़रूर से ज़रूर आएगा। ठीक है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। दोस्तों मेरा अगला प्रश्न है 31 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि रासायनिक अधिशोषण में कितने परतें होती है? दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि रासायनिक अधिशोषण में कितने परतें होती हैं? एक, ए ऑप्शन दे रहा है, बी में दे रहा है 2, और सी में दे रहा है अनेक, और डी में दे रहा है शून्य। तो दोस्तों रासायनिक अधिशोषण में जो परतें की संख्या होती है दोस्तों वह एक होता है। ठीक है, यानी रासायनिक अधिशोषण में एक परतें होती है दोस्तों। ठीक है, ए ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा एक। ठीक है दोस्तों, मेरा अगला प्रश्न है 32 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि बेकेलाइट फिनॉल से किसके साथ अभिक्रिया करके अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होता है? दोस्तों बेकेलाइट जो है फिनॉल से किसके साथ अभिक्रिया कराने पर प्राप्त होता है? ठीक है, ए ऑप्शन है एसिटल्डिहाइड, बी में है एसिटल, और सी में है फॉर्मेल्डिहाइड, और डी में क्लोरोबेंजीन। तो दोस्तों फॉर्मेल्डिहाइड से अगर फिनॉल को रिएक्शन कराया जाता है दोस्तों तो बेकेलाइट प्राप्त होता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न मेरा 33 नंबर, कहा जा रहा है K4NiCN4 में निकेल की ऑक्सीकरण अवस्था है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आपके बोर्ड परीक्षा में ऑक्सीकरण अवस्था यानी ऑक्सीडेशन नंबर से दोस्तों एक प्रश्न रहता ही रहता है आपके प्रत्येक साल बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, तो देखिए दोस्तों किस तरह से इसको निकालना है दोस्तों। यहाँ पे मेरा के दिया होता है दोस्तों, के का जो होता है ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है दोस्तों वह कितना होता है? +1 होता है दोस्तों। ठीक है, और मेरा निकेल का निकालना है दोस्तों, निकेल का निकालना है तो जिसको निकालना रहता है दोस्तों उसे x मान लेते हैं। ठीक है, और मेरा CN जो है दोस्तों, CN का कितना होता है दोस्तों? तो -1 होता है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो देखिए निकालना है दोस्तों, तब मेरा क्या है 4 है, पहले तो 4 लिख लिए इंटू मेरा +1। ठीक है, और प्लस मेरा निकेल का निकालना है तो x मान लेंगे दोस्तों, और 4
और मेरा CN का कितना होता है -1, तो यहाँ पे -1 धर देंगे दोस्तों और सभी के बराबर 0 कर देंगे, ठीक है। और देखिए इसको आप कैलकुलेट करिएगा तो यह 4 आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे x और -4 बराबर 0 आ गया। यह 4 से 4 कैंसिल हो गया दोस्तों, यानी x बराबर जो आ गया दोस्तों 0 आ गया, ठीक है। तो यह मेरा जो हो गया इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, अवस्था, यानी 0 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो प्लीज़ दोस्तों अगर आप इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर करिएगा दोस्तों, ताकि उन्हें भी मदद मिले। और दोस्तों काफ़ी मेहनत से हम वीडियो बना कर लाते हैं आपके लिए, ताकि आप एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाएँ, ठीक है, और एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करें, ठीक है। तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। और आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न मेरा 34 नंबर कहा जा रहा है कि प्रसरणी दाब बढ़ता है जब। दोस्तों प्रसरणी दाब जो होता है, ऑस्मेटिक प्रेशर जो होता है दोस्तों, कब इंक्रीज होता है। तो दोस्तों ऑस्मेटिक प्रेशर जो इंक्रीज होता है दोस्तों, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो ऑस्मेटिक प्रेशर भी बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा, तापक्रम बढ़ने के साथ ऑस्मेटिक प्रेशर यानी प्रसरणी दाब भी बढ़ जाता है। तो सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो गया। अगला प्रश्न मेरा 35 नंबर कहा जा रहा है कि आयरन का अयस्क है दोस्तों। आयरन का जो अयस्क है दोस्तों कौन है, हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, बॉक्साइड है, या ए और बी दोनों। तो दोस्तों आयरन का जो अयस्क है दोस्तों वह ए और बी दोनों है, यानी मैग्नेटाइट और हेमेटाइट मैग्नेटाइट दोनों है, ठीक है, यानी डी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बॉक्साइड जो है दोस्तों यह अल्युमिनियम का अयस्क है, ठीक है, आप इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। तो आयरन का अयस्क मेरा हो गया दोस्तों, डी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो गया। दोस्तों फाइनली दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों आपको 35 महत्वपूर्ण प्रश्न करवाएं दोस्तों रसायन शास्त्र से यानी केमिस्ट्री से। और यह 35 प्रश्न में से दोस्तों आपके बोर्ड परीक्षा में 15+ आपके बोर्ड परीक्षा में हूबहू लड़ने वाला है इसी वीडियो से, ठीक है। इसलिए सभी प्रश्नों को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। और दोस्तों चलिए आपको एक HW प्रश्न देते हैं दोस्तों, इसको आप कमेंट करके बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो देखिए प्रश्न में पूछा जा रहा है दोस्तों कि पैरासीटामोल है दोस्तों, पैरासीटामोल जो है दोस्तों यह क्या है, प्रतिजैविक है, पीड़ाहारी है, या प्रतिजैविक और पीड़ाहारी दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आप कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, जो भी आपको राइट आंसर लगे आप हमें कमेंट करिएगा, उसका रिप्लाई हम जरूर करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले, ठीक है। चलिए आप लोग इसी तरह से मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाकर अपने माता पिता का नाम रोशन कर सके, ठीक है। मिलते हैं हम दोस्तों अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।